starting with a new subject, biology. And before starting with biology, we need to understand what is biology. What does biology means? So biology को अगर मैं simple terms में explain करूँ तो it is the study of life, study of all the living organism, उनके body में चलने वाला process, उनका ecological importance, environmental importance, evolutionary importance, ये सभी चीजें हम biology में ही study करते हैं. जैसे हमने केमिस्ट्री में देखा था, केमिस्ट्री वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी अदर सब्जेक्ट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल. उसी तरह बायोलॉजी इज आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट. ये हर एक सब्जेक्ट बहुत ही वास्ट होता है. फॉर एग्जांपल, मोस्ट कॉमनली नोन सब्जेक्ट्स फॉर बायोलॉजी आर बॉटनी, जूलॉजी, then there is biotechnology, which is a very emerging field these days. Next is medical sciences, वो भी biology में ही classify कर दिया जाता है. Evolutionary biology, there is biochemistry, जो कि biology और chemistry के बीच में एक bridge form करता है. So these are all the different type of subject जो कि biology के अंदर आ जाते हैं. So what we are going to do, we are going to study biology from UPSC perspective. UPSC point of view से हम biology को देखेंगे and we will be studying important parts जो कि आने वाले हैं, जो आ सकते हैं एग्जाम में within 6th to 10th के NCERT से. Okay. So today's topic is food, its sources and components. तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम फूड के डिफरेंट सोर्सेस पढ़ेंगे. फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन दीज फूड, और जो ऑर्गेनिज्म सारे कंज्यूम करते हैं वो फूड का मेजर सोर्स क्या है, वी विल बी स्टडीइंग दैट. और उसके बाद सेकंड टॉपिक इज द कंपोनेंट ऑफ फूड. फूड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? फूड जो है इट इज कंस्टिट्यूटेड बाय व्हाट ऑल कंपोनेंट्स, ये सब हम पढ़ेंगे. ओके. Both these topics are taken from 6th NCERT, but you will find some points which won't be mentioned in 6th NCERT, जो थोड़े higher level के होंगे. 6th, 7th, 8th का भी होगा, 9th का भी होगा, but they are very very simple and we can study it in one lecture. Okay, so shall I begin? Okay, so we will start with the sources of food. So food को हम classify करेंगे major 2 टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ वो फूड कहाँ से आ रहा है. इस बेसिस में हम फूड को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. एक तो है प्लांट बेस्ड फूड और दूसरा है एनिमल बेस्ड फूड. ओके. सो प्लांट बेस्ड फूड वी कैन अंडरस्टैंड बाय द नेम. ये जो फूड हमको मिलेगा ये प्लांट ओरिजिन, इसका फूड का ओरिजिन जो होगा इट इज फ्रॉम प्लांट मटेरियल. ये जो भी फूड मटेरियल्स होगा वो प्लांट से मिलेंगे. ये सभी इस कैटेगरी में आ जाता है. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, ग्रेन्स, पल्सेस, ये सब प्लांट बेस्ड फूड है. ओके. मूविंग ऑन, एनिमल बेस्ड फूड. ऐसे फूड प्रोडक्ट जिनका ओरिजिन एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाएगा, दोज विल बी एनिमल बेस्ड फूड. एनिमल बेस्ड फूड में मिल्क आ जाता है. मिल्क के सभी प्रोडक्ट आ जाएंगे. कर्ड, बटर, घी, एग्स, चिकन, मीट, प्रॉन, सी फूड भी आ जाएगा, फिशेस वगैरह सब कुछ. These are animal based products, animal based food. So food को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, plant based and animal based. Okay. नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? we will be classifying animals. हम लोग एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे. किस बेसिस में करेंगे उनको क्लासिफाई? हम लोग उनको इस बेसिस में करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट फूड दे कंज्यूम. वो कौन सा फूड कंज्यूम कर रहा है, कौन से फूड मटेरियल, कौन से टाइप ऑफ फूड को कंज्यूम करेंगे, उस बेसिस में वी विल बी क्लासिफाइंग एनिमल इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरी. ये जो 3 कैटेगरी है, वी ऑल हैव हर्ड अबाउट इट, you all must be familiar with it. हमें इनका मतलब भी पता होगा. So it's kind of like a revision here. The very first category is herbivore. herbivore का definition सबको पता है, उसका meaning सबको पता है. herbivore ऐसे animal होते हैं who eat plant material. ये grass eating animal होते हैं या फिर plant based material खाने वाले animals होते हैं. Now यहाँ पे जो slide में definition लिखा है, इसमें 2 वर्ड यूज किए गए हैं, एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली. पहले हम इन दोनों वर्ड का मीनिंग देखेंगे, उसके बाद वी विल गो ऑन टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन.
तो फर्स्टली फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी जो होता है वो लाइफ प्रोसेसेस को कहा जाता है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऐसे टाइप के प्रोसेस होते हैं जो कि लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं, जिनके बिना लाइफ कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सच प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या आ जाएगा? रेस्पिरेशन आ जाएगा, डाइजेशन, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, ये सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। सो व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी जो होता है, अब ये जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इनको परफॉर्म करने के लिए कोई ऑर्गन होगा, ऑर्गन नहीं तो टिश्यू होगा या फिर सेल होगा। सेल्स भी अकेले फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल ही होता है जो सभी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। तो एनाटॉमी में व्हाट वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल या फिर ऑर्गन। ठीक है, तो एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, while physiology is the study of entire process. तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, ए हर्बीवोर इज एन एनिमल एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली अडेप्टेड टू ईटिंग प्लांट। इसका मतलब जो हर्बीवोर एनिमल होंगे, वो एनिमल इस तरह से बने हुए हैं कि वो सिर्फ प्लांट बेस्ड मटेरियल को कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर वो कुछ खाएंगे तो वो कंज्यूम नहीं कर पाएंगे उसको, दे विल सफर सम प्रॉब्लम। ठीक है, उसी तरह कार्निवोर का डेफिनेशन है, कार्निवोर आर मीट ईटिंग एनिमल, वी ऑल नो दैट। ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल के टिश्यू के ऊपर सर्वाइव करते हैं, दे आर नोन एज कार्निवोर एनिमल। दे कैन नॉट डाइजेस्ट प्लांट बेस्ड मटेरियल, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे प्लांट बेस्ड मटेरियल को। क्यों? क्योंकि वो लोग फिजियोलॉजिकली और एनाटॉमिकली अडेप्टेड है कि वो एनिमल टिश्यू को ही कंज्यूम करेंगे। ओके, देन द थर्ड कैटेगरी इज ओमनीवोर। ओमनीवोर जो होता है, they can consume both type of material. They can consume plant based material as well as animal based material. They wouldn't face any problem. तो ओमनीवोर में हम आ जाते हैं, ह्यूमंस आर एन एग्जांपल ऑफ ओमनीवोर। उसके अलावा यू कैन आल्सो सी आउल इज एन एग्जांपल ऑफ ओमनीवोर। क्रो भी है, क्रो इज आल्सो अ स्कैवेंजर। स्कैवेंजर मतलब क्या होता है? ऐसे टाइप ऑफ एनिमल्स या फिर बर्ड्स जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को खाते हैं, दे आर नोन एज स्कैवेंजर्स। ओके, सो ओमनीवोर का मीनिंग लैटिन वर्ड से लिया गया है, ओमनिस, इट इज ऑल और एवरीथिंग। सो दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। ये हमने फूड को उसके सोर्स के बेसिस में क्लासिफाई कर दिया, और एनिमल्स को वो कौन से टाइप के फूड खाते हैं उनके बेसिस में यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया। ओके, सो वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट, जो कि है कंपोनेंट ऑफ फूड। अभी फूड को तो हमने क्लासिफाई कर दिया, नाउ वी विल डील विथ द डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट जो कि प्रेजेंट होते हैं फूड के अंदर। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, जो हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए ताकि वो फंक्शंस परफॉर्म कर सके। कौन से फंक्शन हमारे बॉडी में चल रहे हैं? फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, लाइफ प्रोसेसेस। ये जो लाइफ प्रोसेसेस है, इनको परफॉर्म करने के लिए जो सब्सटेंस नीडेड है, दो सब्सटेंस आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो न्यूट्रिएंट्स का मतलब सबको समझ में आया? दीज आर सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। तो ये न्यूट्रिएंट्स हम डिराइव करते हैं फूड से। इन केस ऑफ ह्यूमन, मेजर न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या क्या है? तो देर आर 7 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच वी रिक्वायर। ये सब भी मेजर न्यूट्रिएंट्स है, मीनिंग ये सब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमको चाहिए ही चाहिए। वी नीड दीज न्यूट्रिएंट्स इन ऑर्डर टू लिव ए हेल्दी लाइफ। ओके, सो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, नाम से हम देख सकते हैं कि ये जो कंपाउंड होगा कार्बोहाइड्रेट, इट विल कंटेन कार्बन अलोंग विथ हाइड्रोजन, करेक्ट? तो कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड अलोंग विथ दैट इट विल आल्सो हैव ऑक्सीजन। तो ये 3 एलिमेंट से बने हुए कंपाउंड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड। प्रोटीन को नाइट्रोजनस कंपाउंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन इज अ पॉलीमर। प्रोटीन एक बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ पॉलीमर है, और उसका हर एक सिंगल यूनिट में एक नाइट्रोजन एटम कंपल्सरली होता है, इसीलिए हम प्रोटीन को कहते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट इज फैट। फैट
जो होता है उसका बायोलॉजिकली एक दूसरा टर्म है, दैट इज लिपिड्स। लिपिड जो होते हैं या फिर फैट, दे कैन बी सिंपल, दे कैन बी कॉम्प्लेक्स। ये हम डाइजेशन में और डिटेल में देखेंगे, फॉर नाउ इतना काफी है। उसके बाद देर इज विटामिन, मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं ये हमारे एलिमेंट्स ही होते हैं, ट्रेस एलिमेंट होंगे जो हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं। देन देर इज डाइटरी फाइबर्स एंड फाइनली वाटर। वी विल बी डिस्कसिंग ईच ऑफ दीज मेजर न्यूट्रिएंट्स इंडिविजुअली ऑल्सो। तो अभी यहाँ पे सभी के नाम है। अभी ये जो 7 मेजर न्यूट्रिएंट्स हमने देखे, हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू 2 ग्रुप। कैसे करेंगे क्लासिफाई, किस बेसिस में करेंगे? तो वी विल बी क्लासिफाइंग दीज न्यूट्रिएंट्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अमाउंट वी कंज्यूम ऑफ देम। मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स हम ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को हम बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब लार्ज, एंड न्यूट्रिएंट्स मतलब वो तो हमने देखा, द सब्सटेंस व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में फर्स्ट 3 आ जाएंगे। ओके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये तीनों मिल करके हमारे बॉडी के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाएंगे, और बाकी के सारे विटामिन एंड मिनरल ये दोनों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाएंगे। ओके, एक मिनट। हाँ, so macronutrients are the nutrients which are required in larger quantities, जो कि है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अभी ये लार्जर क्वांटिटीज में हमें क्यों चाहिए होता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये जो है ये हमारे बॉडी के लिए फ्यूल के जैसा काम करता है। ये हमारे बॉडी को पावर देगा, एनर्जी देगा, विच इज वाई दीज आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड दे आर रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटीज। अभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रो वर्ड का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट, माइक्रोग्राम में इनका अमाउंट लगेगा। माइक्रोग्राम जो क्वांटिटी होती है वो ग्राम के बाद मिलीग्राम आएगा, एंड देन देयर विल बी माइक्रोग्राम। तो माइक्रोग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं जिनका अमाउंट वी नीड इन माइक्रोग्राम्स पर डे। ठीक है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉलर अमाउंट्स। उसमें क्या क्या आ जाता है? विटामिन आ जाता है एंड मिनरल्स आ जाता है। तो विटामिन को जो है ये मैंने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है, राइट? तो क्यों किया है ऐसे 2 पार्ट में मैंने क्लासिफाई? क्योंकि एक विटामिन का क्लास होता है जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है, दे विल डिसॉल्व इन वाटर। तो ये विटामिन को हम बोलेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। और दूसरे विटामिन जो होते हैं दे आर नॉट वाटर सोल्यूबल, दे विल बी वाटर इनसोल्यूबल, बट दे विल बी सोल्यूबल इन फैट। फैट या फिर ऑयल में अगर हम उनको डिसॉल्व करेंगे तो वो हो जाएंगे डिसॉल्व। इसीलिए हम सेकेंड कैटेगरी को बोलेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन। ओके, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन में क्या कौन कौन से विटामिन आ जाएंगे? तो विटामिन बी और विटामिन सी आ जाएगा। विटामिन बी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 8 टाइप्स जो हमारे ह्यूमन बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, वो सभी टाइप आ जाएंगे वाटर सोल्यूबल। सो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी आर वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब फैट सोल्यूबल कौन कौन से विटामिन है? तो इट इज KADE। यू कैन रिमेम्बर इट बाय वर्ड केड। के से केड जो है वो के होगा। ओके, सी नहीं आएगा यहाँ पे, सी इज वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल में KADE आ जाएगा। ये फैट सोल्यूबल जो विटामिन है दे विल बी डिसॉल्विंग इन फैट। ओके, हाँ, अभी मिनरल्स। मिनरल्स एज आई सेड, मिनरल्स ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। हमने जो एलिमेंट्स पढ़ा था केमिस्ट्री में, ये वैसे के वैसे ही उनका एलिमेंटल मॉलिक्यूल आ जाएगा। जैसे हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। एक्चुअली मिनरल्स जो हमको चाहिए होते हैं एसेंशियल, दे आर अराउंड 21 इन नंबर। हमको सभी 21 याद रखने की नहीं है कोई भी जरूरत। फर्स्ट इज कैल्शियम जो कि इम्पोर्टेंट है, हमको पता है कि वो बोन और टीथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस, पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है, पोटेशियम अलोंग विथ सोडियम एंड क्लोरीन। ये तीन हमारे बॉडी का इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस मेंटेन करते हैं, इसीलिए इन तीनों का नाम है यहाँ पे। एंड देयर इज सल्फर। तो ये मिनरल्स है जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा देयर आर आल्सो सम हेवी मेटल मिनरल्स जो हमें चाहिए होता है, जैसे सेलेनियम हो गया, बट दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। वो हमारे प्लांट बेस्ड फूड से हमें मिल जाएंगे। हाँ, यहाँ पे एक नोट में पॉइंट मेंशन किया गया है, विटामिन पी वाज वंस क्लासिफाइड एज अ विटामिन। तो ये जो विटामिन पी है इसको पहले विटामिन बोला जाता था।
but now they are not classified as a vitamin, they are known as flavonoids. तो अभी विटामिन पी को हम नहीं करेंगे विटामिन में क्लासिफाई, इसका पुराना नाम था विटामिन सी, नाउ दे आर कॉल्ड एज फ्लैवोनॉइड्स। ये हमें कोई कोई स्पेसिफिक प्लांट से मिलता है, बट इट इज नॉट एसेंशियल टू आवर बॉडी। कंज्यूम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इट इज नॉट एसेंशियल, रिक्वायरमेंट उतना कुछ खास नहीं है इसका। ओके, सो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ओके, अभी हमने देखा कि हमारे 7 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट है, हमने न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई भी कर दिया। अब हम हमारा जो फूड का, सपोज हमारे पास एक सैंपल है, हमको ये पता लगाना है कि इस गिवन सैंपल में कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। तो ये हम कैसे टेस्ट करेंगे? तो इसके लिए जो हमारे 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, इनके लिए टेस्ट है स्पेसिफिक। मतलब कि ये सभी टेस्ट को हम परफॉर्म करेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा सैंपल में कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट ज्यादा अमाउंट में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो बहुत टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, फ्रॉम ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये सब तो कार्बोहाइड्रेट होते ही हैं। उसके साथ साथ बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, सेल्यूलोस हो गया। दीज आर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। तो जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उसमें मेजर 2 टाइप के हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं फूड से। एक तो होता है स्टार्च, हमको पता है राइस में, पटेटो में, इन सब में स्टार्च का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। दूसरा होता है शुगर। शुगर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के बाद मिलता है। तो हम लोगों में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है कैसा होता है? क्लोज, ऐसा होगा। कैन यू म्यूट योरसेल्फ? समवन इज ऑन अनम्यूट। वेन्स और आर्टरीज के थ्रू ब्लड सप्लाई होता है और ओपन जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, हाइड्रा हो गया, स्पॉन्ज हो गए, ठीक है, ये ओपन है एंड लीडा भी पढ़ेंगे हम लोग, कॉकरोच भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे आपको देखने मिलेगा ओपन बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब एक एक चीज देखा जाए। यू हर्ट है अंजलि, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? हम आपको वहां से स्टार्ट करेंगे, किस से स्टार्ट करते हैं, बहुत पहले से बेशल एक्स की मतलब। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जैसा मैंने बताया कि हम जो फूड कंज्यूम करते हैं उसमें से वी गेट स्टार्च एंड शुगर। तो मेजर अमाउंट स्टार्च का ही होता है जो कि आगे चल के ब्रेक हो जाता है और शुगर बन जाता है। ठीक है, तो वी विल बी टेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट फॉर स्टार्च। जो हमारा फूड सैंपल है, अगर उसमें स्टार्च है तो ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा, और अगर स्टार्च नहीं है तो ये टेस्ट नेगेटिव आएगा। तो ये टेस्ट है क्या एक्चुअली? तो हमारा, हम लेंगे सबसे पहले स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल, जो भी फूड सैंपल है हमारा वो लेंगे, और उसमें हम ऐड करेंगे डिल्यूट आयोडीन। डिल्यूट मतलब ऐसा आयोडीन जो वाटर में डिसॉल्व किया गया है। ठीक है, और ये डिल्यूट आयोडीन 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड करेंगे। वो ऐड करने पर जो हमारा फूड का सैंपल है वो अगर अपना कलर चेंज कर देता है इनटू ब्लू, ब्लू टू ब्लैक, कोई भी कलर आ सकता है, वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ स्टार्च कितना प्रेजेंट है सैंपल में। तो अगर ये कलर चेंज करता है तो इट विल इंडिकेट कि स्टार्च प्रेजेंट है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या है आयोडीन में जो कि सैंपल में जाने के बाद कलर चेंज कर देता है सैंपल का? तो इसका रीजन क्या है कि जो हमारा स्टार्च का मॉलिक्यूल होता है ना, वो एक कॉइल के जैसा होता है। कॉइल का उसका शेप होता है, ऐसे होगा एकदम हेलिक्स के जैसा। ये जो कॉइल्ड शेप ऑफ स्टार्च है ना, आयोडीन के जो एलिमेंट है वो उसमें जाकर के ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होकर के वो एक रिएक्शन फॉर्म करेंगे, कंपाउंड बनाएंगे, वो कंपाउंड का कलर ब्लू होगा, इसीलिए वी गेट ब्लू कलर। तो ये समझ में आया कि सैंपल में आयोडीन डालने पर अगर वो ब्लू हो जाए, दैट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ये था टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का तो टेस्ट हम लोग ने डिस्कस कर लिया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब फूड सैंपल में प्रोटीन है या नहीं, ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो हमको
फूड का सैंपल लेना होगा इन फॉर्म ऑफ पाउडर या पेस्ट, उसमें ये क्वांटिटी याद रखने की नहीं है कोई भी जरूरत। बस इतना याद रखना है कि जो भी अगर हम प्रोटीन का टेस्ट कर रहे हैं तो वी विल नीड फूड सैंपल प्लस कॉपर सल्फेट अलोंग विथ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका काम सिर्फ बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना और कोई काम नहीं है इसका। ये जो टेस्ट है ये एक बहुत फेमस टेस्ट है प्रोटीन का प्रेजेंस इंडिकेट करने के लिए, इसका नाम है बायूरेट टेस्ट। ओके, ये टेस्ट में क्या करेंगे, फूड सैंपल को हम कॉपर सल्फेट से ट्रीट करेंगे इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम मतलब पीएच जो है वो मोर देन 7 होना चाहिए। तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट का जो कॉपर है ना वो निकल जाएगा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, और वो सैंपल में अगर प्रोटीन हुआ, वो प्रोटीन से, प्रोटीन का जो मैंने बताया था नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है प्रोटीन, तो प्रोटीन के नाइट्रोजन से इंटरैक्ट करके एक बॉन्ड बना देगा। जैसे ही ये कॉपर नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, प्रोटीन वाले नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, वैसे ही हमारे सैंपल का कलर वॉयलेट हो जाएगा। ओके, सो वॉयलेट कलर अगर हो गया ये टेस्ट परफॉर्म करने पे, तो वी कैन से कि हमारे सैंपल में देयर इज प्रोटीन प्रेजेंट। ओके, तो रीजन फॉर वॉयलेट कलर सबको समझ में आया। कॉपर आयन जो है वो बेसिक मीडियम में निकल जाएंगे कॉपर सल्फेट से, एंड दे विल इंटरैक्ट विथ नाइट्रोजन ऑफ प्रोटीन टू गिव वॉयलेट कलर। बस इतना ही है, ये टेस्ट का नाम बायोरेट टेस्ट है। कॉम्प्लेक्स टेस्ट यही दोनों थे, कार्बोहाइड्रेट के और प्रोटीन के। कार्बोहाइड्रेट में हमने आयोडीन यूज किया, वेरएज प्रोटीन में वी विल बी यूजिंग कॉपर सल्फेट। जो भी नेक्स्ट टेस्ट है, टेस्ट फॉर फैट, इट इज वेरी सिंपल। फैट का टेस्ट करने के लिए फूड सैंपल के ऊपर वी विल सिंपली हैव टू प्लेस क्या बोलते हैं इसको, फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर या फिर ब्लॉटिंग पेपर को अगर हम फूड सैंपल के ऊपर रखेंगे, वी विल सी ए प्रेजेंस ऑफ ऑयल ड्रॉप। अगर ये ऑयल ड्रॉप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स जस्ट से फॉर हाफ एन आवर, अगर इसको हमने छोड़ दिया इन्वायरमेंट में ऐसे ही, तो ये इवेपोरेट नहीं हुआ, ये अभी भी है, ये पैच प्रेजेंट है पेपर पे, तो वी कैन क्लासिफाई इट एज ऑयल ड्रॉप। वाटर ड्रॉप क्या होगा, ये इवेपोरेट हो जाएगा। So that's the difference between these two. अगर oil drop present है, इसका मतलब food will contain fat. ये तो एक सिंपल सा टेस्ट था जो कि लोअर लेवल में परफॉर्म किया जाता है, पर एडवांस टेस्ट भी होते हैं फैट के लिए, जो कि हमको भी पढ़ने की जरूरत नहीं। एडवांस टेस्ट में क्या करते हैं हम, लिपिड मतलब कौन से टाइप का फैट है वो डिटरमाइन कर लेते हैं कि वो फैट अच्छा क्वालिटी का ऑयल है या फिर खराब क्वालिटी का ऑयल है। ये दो टेस्ट के नाम है, डोंट रिमेम्बर देम, आई जस्ट मेंशन्ड फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। यहाँ तक सबको समझ में आया है। इस मैक्रो न्यूट्रिएंट को टेस्ट करने के लिए 3 टेस्ट है हमारे, 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट के लिए 3 स्पेसिफिक टेस्ट। एवरीवन, इज दिस क्लियर? ओके, सो मूविंग ऑन, हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया, वी क्लासिफाइड न्यूट्रिएंट्स, उनके टेस्ट भी देख लिए। अब हमको आगे क्या देखना है? यस जिज्ञासा, ये वही टेस्ट है, एचडीएल और एलडीएल। एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के लिए होता है फुल फॉर्म उसका, और एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है। ये पैथोलॉजी में भी करते हैं हमारे बॉडी के टिश्यू में। लेट्स जस्ट से जैसे हार्ट में जो कोलेस्ट्रॉल होता है आर्टरीज और वेन्स वगैरह में, ये कौन से टाइप के लिपिड से बना है, ये सब टेस्ट करने के लिए भी ये किया जाता है। पैथोलॉजी में भी यही टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एडवांस्ड लिपिड टेस्ट होते हैं ये सब। ओके, अभी हम देखेंगे न्यूट्रिएंट क्या रोल प्ले करेगा हमारे बॉडी में इंडिविजुअली। ये सभी जो हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े 7 टाइप्स के, इनका क्या रोल है हमारे बॉडी में। फर्स्टली कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शन है हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। फैट का क्या फंक्शन आएगा, फैट का भी फंक्शन एनर्जी प्रोडक्शन ही है, पर क्या होता है, इवन दो फैट जो है ना, फैट के अगर हम बॉन्ड्स करेंगे तो हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगा एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, पर फिर भी हमारा बॉडी प्रिफर करता है कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करना। इफ यू आर कंज्यूमिंग कार्बोहाइड्रेट्स तो बॉडी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करेगा, और फैट को क्या करेगा, फैट को वो डिपॉजिट कर देगा, डिपॉजिट करके कहीं स्टोर करके रख देगा। सो दिस इज द रीजन वी डू नॉट कंज्यूम फैट इन लार्ज अमाउंट, इवन दो फैट में बहुत एनर्जी होती है, पर हम उसको ज्यादा नहीं कंज्यूम करते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट और फैट इन दोनों का मेन फंक्शन है हमारी बॉडी को एनर्जी देना। फैट
इसका सेकेंडरी फंक्शन भी है कुछ कुछ, जैसे कि फैट जो है वो एज अ इंसुलेटर एक्ट करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में फैट हेल्प करेगा। और एक और फंक्शन है फैट का, ये दोनों सेकेंडरी फंक्शन है, शॉक एब्जॉर्बर है ये फंक्शन, इसको बोलते हैं शॉक एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, कोई हमारे सेंसिटिव जो ऑर्गन होते हैं, जो भी सेंसिटिव ऑर्गन होंगे वो फैट टिश्यू से सराउंडेड होंगे, ताकि वो ऑर्गन को ज्यादा हार्म ना हो। तो ये फैट के सेकेंडरी फंक्शन हो गए, इंसुलेटर और शॉक एब्जॉर्बर। मेजर फंक्शन उसका एनर्जी प्रोडक्शन का है। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर किसी ने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना कंप्लीट बंद कर दिया, तो बॉडी क्या करेगा, बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, तो ये जो डिपॉजिटेड फैट है बॉडी विल स्टार्ट ब्रेकिंग इट डाउन टू डिराइव एनर्जी। इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट और फैट को एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मूविंग ऑन, प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी के ग्रोथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हमारे बॉडी का ग्रोथ एंड रिपेयर इज डन बाय प्रोटीन्स। ओके, तो ये तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हो गया, ये 3 थे हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट। मूविंग ऑन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे, उनका क्या रोल है। तो ये टेबल बना हुआ है, इसमें सभी विटामिन के नाम है और उनका केमिकल नेम है। ये सभी याद होना जरूरी नहीं है, कोई कोई, जैसे विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन ए का ना एक और नाम है कैरोटीन, पर कैरोटीन क्या होता है, रेटिनॉल का ही एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। कैरोटीन जो है वो ब्रेक होकर के रेटिनॉल बन जाएगा, इसीलिए विटामिन ए रेटिनॉल होता है। कैरोटीन जो होता है वो कोई भी चीज को ऑरेंज कलर देगा, ऑरेंज टू रेडिश कलर देगा, वो ऐसा पिगमेंट होता है कैरोटीन, इसीलिए विटामिन ए भी से कैरेट में बहुत होता है। करेक्ट। नेक्स्ट इज विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल नाम है उसका। विटामिन ई, टोकोफेरॉल। अभी ये विटामिन डी के इतने सारे टाइप यहाँ पे दिए हुए हैं, टोटल 8 टाइप है जो हमारे बॉडी कंज्यूम, जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है। ये रहे 8 टाइप और उनके नाम। ये पूरे जो 8 टाइप है, इन सभी को मिला करके हम बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। तो इसमें सभी का नाम याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे एक दो का नाम याद रख सकते हैं हम, जैसे विटामिन बी 7 हो गया, इसको हम बायोटिन बोलते हैं। इफ यू विल सी, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट में कहते हैं कि इसमें बायोटिन है। बायोटिन का क्या रोल होता है, वो हमारे हेयर के, नेल, स्किन और बोन मैरो, इसके ग्रोथ में, इसके मेंटेनेंस के लिए हेल्प करता है। बायोटिन जो है उसका मेजर सोर्स क्या है, मेजर सोर्स एनिमल का लिवर है। किसी भी एनिमल के लिवर में यू विल फाइंड हाई अमाउंट ऑफ बायोटिन। और वेजिटेरियन सोर्स क्या हो जाएगा, वेजिटेरियन सोर्स हो जाएगा पल्सेस। बायोटिन जो है वो हेयर में, स्किन में एक शाइन लाता है। उसके बाद B9 जो है उसको हम फॉलिक एसिड बोलते हैं। इफ इफ यू सी, जो प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं उनको डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं फॉलिक एसिड खाने के लिए। ये फॉलिक एसिड क्या करता है, फॉलिक एसिड जो फीटस है, जो बेबी है, उसका नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट इज विटामिन B12, जिसको इतना बड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं, कोबालामिन भी बोल सकते हैं इसको। साइनो स्टैंड्स फॉर उसका ब्लू कलर, साइनो मतलब वो ब्लू कलर का है कोबालामिन, इसीलिए हम इसको साइनो कोबालामिन बोलते हैं। ये जो विटामिन B12 है ना, इसकी डेफिशिएंसी से, इसके कमी से एक डिजीज होता है, एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं एनीमिया। एक स्पेशल टाइप ऑफ एनीमिया होता है ये, जिसको परनीशियस एनीमिया बोला जाता है। ये विटामिन B12 के डेफिशिएंसी से होता है। देन विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का एक नाम याद रख लो, विटामिन ए, और विटामिन बी का बायोटिन, फोलिक एसिड, इतना काफी है, बाकी ये सब इतना नहीं ध्यान में रखने की जरूरत है। ये तो विटामिन के नेम थे। अभी इनका रोल क्या है, तो विटामिन ए का तो पता है हम सबको, नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, और विटामिन ए कंज्यूम करने से हमारे स्किन और आई साइट का मेंटेनेंस होता है। ओके। विटामिन सी जो है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अवर इम्यूनिटी। विटामिन सी का डेफिशिएंसी से क्या होगा, अगर विटामिन सी किसी के बॉडी में कम है तो उसकी इम्यूनिटी तो कमजोर होगी, उसके साथ साथ दे कैन आल्सो सफर फ्रॉम सर्टेन डिसऑर्डर, जैसे ब्लीडिंग गम्स, जिसको हम सर्वे बोलते हैं, वो हो जाएगा। अभी विटामिन डी जो है, इट हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो विटामिन डी के प्रेजेंस में ही एब्जॉर्ब होगा।
कैल्शियम हम कंज्यूम करेंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा ऐसे ही। अगर विटामिन डी हमारे बॉडी में नहीं है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत लार्जली अफेक्ट होगा। विटामिन डी के प्रेजेंस में कैल्शियम कैन बी इजीली एब्जॉर्ब। और अब ये विटामिन डी जो है ना, ये हमारे बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होता है, बट इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैनर। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें सनलाइट चाहिए। तो अगर हम सनलाइट में खुद को एक्सपोज करेंगे तो विटामिन डी का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो ब्रेक होकर के विटामिन डी बन जाएगा। इसीलिए बोला जाता है सनलाइट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। ओके। और जो नॉर्डिक कंट्रीज होते हैं जहाँ पे सनलाइट नहीं मिलता, एम्पल अमाउंट ऑफ सन नहीं मिल पाता, उनको रेकमेंड जाता है कि वो विटामिन डी आउटर सोर्स से कंज्यूम करे, विटामिन डी के टैबलेट्स कंज्यूम करे वो। ओके। नेक्स्ट इज विटामिन ई। विटामिन ई का रोल है एंटीऑक्सीडेंट का। वो एज एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन करेगा हमारे बॉडी में। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट जो है वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा। ओके। ऑक्सीडेशन मतलब अगर कोई भी लेट्स जस्ट से हमारे बॉडी का सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव होते हैं। पर क्या होता है, कोई कोई एक ऐसे टाइप के क्या बोलूं प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो हमारी बॉडी खुद ही बनाएगा, उसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। वो फ्री रेडिकल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देखेंगे, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, वो देखेंगे कि सिस्टम में फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहा है, वो जा करके ले लेंगे इलेक्ट्रॉन को। और अगर उन लोगों ने ऐसा कर दिया तो हमारा जो सिस्टम जो काम कर रहा था इट विल गेट डिस्टर्ब्ड। ऐसा ना हो इसीलिए हम एंटीऑक्सीडेंट का अमाउंट बढ़ा देते हैं हमारे बॉडी में। देन देयर इज विटामिन के। विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के कुछ कुछ फैक्टर होते हैं, उनके प्रोडक्शन में विटामिन के बहुत हेल्प करता है। तो दीज आर बेसिक रोल्स जो विटामिन प्ले करेंगे। नेक्स्ट इज डाइटरी फाइबर। हमने देखा था जो हमारा 6th और 7th न्यूट्रिएंट था वो डाइटरी फाइबर और वाटर था। अब डाइटरी फाइबर जो है वो हमारे बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करेगा, इसका फंक्शन न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना नहीं। तो डाइटरी फाइबर हम क्यों कंज्यूम करते हैं? डाइटरी फाइबर हम इसीलिए कंज्यूम करते हैं ताकि वो हमारे डाइजेशन का प्रोसेस को स्मूथ बनाए। सो डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। ये जो रफेज है इसका मेजर सोर्स है प्लांट प्रोडक्ट। हम जो वीट खाते हैं, वीट फ्लावर खाते हैं, वो एक बहुत अच्छा सोर्स है गुड अमाउंट ऑफ फाइबर का। वीट, पल्सेस, पोटैटो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये सब मेजर सोर्स है रफेज का। रफेज जो है वो हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे, बट इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट जो हमारे फूड का बल्क बढ़ाएगा एंड इट हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये डाइटरी फाइबर्स का रोल था। इसीलिए इसको हमने कहीं क्लासिफाई नहीं किया मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट में, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट इज वाटर। अब वाटर तो एक एसेंशियल कमोडिटी कंपोनेंट है, ये सबको पता है। वाटर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा, पर वी आर ओनली गोइंग टू स्टडी विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फूड। फूड में वाटर क्या रोल प्ले कर रहा है, फूड जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें क्या रोल प्ले करेगा। तो वाटर जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। वाटर के प्रेजेंस से न्यूट्रिएंट का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन जो है वो इंश्योर हो जाएगा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं वाटर हेल्प करेगा डाइजेशन में। और एक और प्रोसेस है एक्सक्रीशन, जिसको हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वाटर उसमें भी हेल्प करेगा। वाटर हेल्प इन थ्रोइंग आउट वेस्ट इन फॉर्म ऑफ यूरिन एंड इन फॉर्म ऑफ स्वेट। ये दो फॉर्म है, वाटर हेल्प करेगा एक्सक्रीशन करने में, यूरिन के फॉर्म में और स्वेट के फॉर्म में। ये जो थर्ड पॉइंट है रेस्पिरेशन एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है जिसमें जो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया था 6th के बुक में, सो आई मेंशनड इट हियर। वाटर हर फिजियोलॉजिकल फंक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, सिर्फ रेस्पिरेशन नहीं, सर्कुलेशन भी, हर एक प्रोसेस में वाटर का कोई ना कोई रोल तो हो ही जाता है। दैट्स व्हाई वाटर इज अ मेजर कंपोनेंट फॉर मोस्ट बॉडी पार्ट्स। तो ये तो सभी रोल थे हमारे न्यूट्रिएंट के। यहाँ तक सबको समझ में आया? डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? ओके। अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस्ड डाइट, कि बैलेंस्ड डाइट जो होता है वो क्या होता है। नॉर्मली जो हम अपना फूड कंज्यूम करते हैं वो हमारा डाइट कॉन्स्टिट्यूट करेगा।
जितना भी हमने फूड कंज्यूम किया, दैट इज अवर डाइट। पर बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? बैलेंस्ड डाइट जो होता है वो एक ऐसा अमाउंट होता है, ऐसा अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट होता है जो हमारे बॉडी को लगेगा फॉर मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ एंड ग्रोथ। प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए एक अप्रोप्रिएट अमाउंट होगा जो न्यूट्रिएंट का होगा। हर अलग अलग न्यूट्रिएंट के अलग अलग अमाउंट होंगे, उनका ज्यादा कंजम्पशन या फिर कम कंजम्पशन दोनों ही हार्मफुल होगा। सो वी नीड टू कंज्यूम न्यूट्रिएंट इन राइट क्वांटिटी। ये क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट बनाता है हमारा बैलेंस्ड डाइट। ये बैलेंस्ड डाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो हर पर्सन के लिए अलग अलग होगा। इवन द पीपल हु आर लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेट जोन, उनके लिए भी अलग होगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन पर्सन का बॉडी टाइप, उनका बॉडी टाइप कैसा है उस बेसिस में भी द क्वांटिटी ऑफ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट विल डिफर। तो ये था बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट जो है इट इंश्योर्स प्रॉपर ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी। बैलेंस्ड डाइट में गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर भी होना चाहिए, एंड सच अ डाइट इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट। ओके, बैलेंस्ड डाइट समझ में आ गया सबको? ओके, सो अभी क्या होता है, अगर कोई पर्सन बहुत अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम कर रहा है, इनफ अमाउंट ऑफ फूड उसको मिल रहा है, फिर भी क्या होता है कभी कभी कोई कोई न्यूट्रिएंट जो होते हैं फूड में वो कम हो जाते हैं। और अगर ये पर्सन जो है, जो लेट्स जस्ट से कोई भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट तो उसके फूड में नहीं है, वो जो कंज्यूम कर रहा है उस फूड में वो न्यूट्रिएंट है ही नहीं, एंड ही कीप्स ऑन कंज्यूमिंग दैट फूड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होगा, उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी उस पर्सन को। सो डेफिशिएंसी जो होता है वो हर न्यूट्रिएंट का अलग अलग होता है, और डेफिशिएंसी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डिसऑर्डर दे देगी हमें, एक डिजीज बना देगी। डिजीज या डिसऑर्डर हमें मिल जाएगा अगर डेफिशिएंसी प्रोलॉन्ग हो गई तो ऐसे डिजीज जो डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं उनको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। पहले तो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंसी के बारे में देखेंगे। विटामिन और मिनरल के डेफिशिएंसी से कौन से डिसऑर्डर हमें होते हैं? सो विटामिन ए के डेफिशिएंसी से वी नो वी गेट नाइट ब्लाइंडनेस या फिर लॉस ऑफ विजन हो जाएगा। आई साइड जो है वो कमजोर हो जाएगी, एंड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर विटामिन ए हमने नहीं कंज्यूम किया, इट विल लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी एक बेरी बेरी करके डिजीज होता है जिसमें बहुत वीकनेस आ जाता है और कोई एग्जॉस्शन होता है एक सिम्टम इसका। ये बेरी बेरी डिजीज विटामिन बी 1 के वजह से होता है, बी 1 के डेफिशिएंसी के वजह से होता है। अगर कोई पर्सन विटामिन बी 1 अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं कंज्यूम करेगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो ये डिजीज डेवलप हो जाता है। विटामिन सी स्कर्वे, स्कर्वे ब्लीडिंग गम्स होता है, और वूंड जो होते हैं वो हील नहीं होंगे, उनको टाइम लगेगा हील होने में। विटामिन सी ऑल्सो गिव्स अस ऑल्सो प्रोवाइड्स अस इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है विटामिन सी। तो हमारी बॉडी अगर विटामिन सी हम उसको नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। वी विल बिकम अपॉर्चुनिस्टिक टू डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस। इसीलिए कोविड के टाइम में सब कहते थे कि विटामिन सी का इनटेक वी शुड इंक्रीज। देन विटामिन डी, विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। वो हमने प्रीवियस पॉइंट में देखा था कि विटामिन डी के प्रेजेंस में ही कैल्शियम अप्रोप्रिएटली एब्जॉर्ब हो सकता है। तो अब विटामिन डी अगर कोई इंसान नहीं खा रहा है, नहीं कंज्यूम कर रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो हमारी बॉडी जो है उसको कैल्शियम लगता है। तो बॉडी क्या करेगी, कैल्शियम को बोन से निकालने लगेगी, एंड बोन विल बिकम ब्रिटल। ब्रिटल और बोन में होल हो जाएगा बहुत सारा, ऑस्टियोपोरोसिस इसको बोलते हैं। और रिकेट में क्या होता है, जो हमारा बोन होता है वो काफी ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल मतलब इट विल बिकम वीक, और अगर उसमें ज्यादा हमने प्रेशर डाला तो वो बेंड होने लगेगा, एंड समटाइम्स दे इवन ब्रेक। तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी। कैल्शियम, अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो ऑब्वियसली बोन बोन का तो प्रॉब्लम होगा ही, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट ये सब आ जाता है इसमें, और टूथ डिके भी होने लगेगा। नेक्स्ट इज आयोडीन। आयोडीन का पॉइंट हमने केमिस्ट्री में भी देखा था
कि आइसोटोप ऑफ आयोडीन जो है वो हेल्प करता है इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। तो अगर हमारी बॉडी में पहले से ही आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो हमें गोइटर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। गोइटर में क्या होता है, जो हमारा थायराइड है ना, थायराइड इज प्रेजेंट इन अवर थ्रोट, थ्रोट के पीछे होता है थायराइड। ये थायराइड जो होता है इट विल इनलार्ज, इनलार्ज होने के वजह से जो हमारा नेक है इट विल लुक लाइक, इसको हम बोलते हैं पिजन्स नेक। जैसे पिजन का नेक कैसे स्वोलन होता है वैसे ही गोइटर में पेशेंट का भी नेक स्वोलन हो जाएगा। नेक्स्ट इज आयरन। नाउ आयरन डेफिशिएंसी क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से एनेमिया हो जाता है। इसको हम बोलते हैं, इस टाइप के एनेमिया को हम बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनेमिया। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनेमिया है और ये इंडिया में काफी वाइड स्प्रेड है। Anemia is a very big problem in India. You can find anemia specifically in women and children, and it is caused due to deficiency of iron. आयरन जो है वो हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का एक मेन एलिमेंट है, मेन मेटल एटम है जो हीमोग्लोबिन बनाता है। एक हीमोग्लोबिन के यूनिट में यू कैन फाइंड 4 आयरन का एटम। तो आयरन की डेफिशिएंसी विल लीड टू एनीमिया विच विल फर्दर लीड टू वीकनेस। ये तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के डेफिशिएंसी थे। इसके बाद we will discuss about the deficiency of macronutrient. Macronutrient का जो deficiency होता है, you won't find such deficiency in middle class or higher class people. उनको appropriate amount of food तो मिलता ही है. So these deficiencies, deficiency of macronutrient, you can find them associated with poverty. तो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट आ जाता है। जब किसी इंसान को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की डेफिशिएंसी हो तो हम इसको बोलते हैं प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, पीसीएम, या फिर हम इसको बोलेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। एनर्जी क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट दोनों एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है, इसीलिए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पीईएम। सो माल न्यूट्रिशन वंस अगेन इज ऑल्सो वेरी वाइड स्प्रेड इन इंडिया। हर जगह हमको देखने मिलता है, स्पेशली एसोसिएटेड विद पुअर पीपल, क्योंकि उनको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिल पाता। यही रीजन है इन डेफिशिएंसी का। ये एक कॉमन चाइल्डहुड डिसऑर्डर है और इट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन। अभी किसी चाइल्ड में अगर एक चाइल्ड अनइंटेंशनली अपने बॉडी का 10% वेट लूज कर रहा है इन अ टाइम पीरियड ऑफ लेस देन 6 months, तो वी कैन क्लासिफाई इट एज अ केस ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जो चिल्ड्रन होते हैं जिनका एज 6 months to 5 years होता है, इनके बॉडी का वेट कम नहीं होना चाहिए। दे आर सपोज टू हैव वेट गेन, पर अगर उनका वेट लॉस हो रहा है एंड इट इज मोर देन 10% इन अ टाइम पीरियड ऑफ लेस देन 6 months, तो उनको माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। अभी ये जो माल न्यूट्रिशन है, ये 2 टाइप के माल न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है क्वाशियरकर और एक होता है मेरास्मस। क्वाशियरकर का एक स्ट्राइकिंग फीचर है, स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक है कि जो बेली है वो पॉट बेली हो जाएगा। ये क्वाशियरकर है। क्वाशियरकर जो होता है वो इन्फेंट्स में होता है। ये दोनों भी, इन दोनों का एज रेंज सेम है, थोड़ा बहुत फर्क है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू रिमेम्बर एवरीथिंग। बस ये 2 टाइप है। मेरास्मस में बॉडी का जो वेट है वो बहुत ही हाई अमाउंट में लॉस हो जाएगा और क्वाशियरकर में बॉडी वेट जो है वो थोड़ा कम अमाउंट में लूज होगा। ये जो 2 टाइप के मेल न्यूट्रिशन है, इसका डिफरेंस इस टेबल में मैंने मेंशन किया है। क्वाशियरकर एक्यूट होता है और ये इस एज रेंज में होगा, 18 मंथ्स के बेबीज से लेकर के 3 इयर्स के चिल्ड्रन तक होगा। इट इज रैपिड, जैसे कि मैंने बोला था, एक्यूट होता है, बहुत जल्दी हो जाता है एंड इट हैज हाई मोर्टेलिटी रेट। क्वाशियरकर स्पेशली उन बेबीज और उन चिल्ड्रन में देखा जाता है जिनकी मदर भी वीक थी। अगर मदर वीक होगी तो मदर वोंट बी एबल टू पास डाउन न्यूट्रिएंट्स टू हर बेबी फ्रॉम हर मिल्क। तो मदर के मिल्क में वो अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं होंगे जो बेबी को मिलने चाहिए, और उन न्यूट्रिएंट के वजह से क्वाशियरकर जो डिजीज है, इस डिजीज के लिए वो चाइल्ड अपॉर्चुनिस्टिक हो जाएगा। मेरास्मस, मेरास्मस जो है वो उसमें बॉडी वेट बहुत ज्यादा स्पीड से कम होने लगेगा। मोर्टेलिटी रेट जो है वो लो है एंड इट कैन बी इजिली क्योर्ड सिंपली बाय गिविंग द चाइल्ड अ बैलेंस्ड डाइट
मेरास्मस को हम ठीक कर सकते हैं। तो ये जो दो है, ये दो टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन है। यू कैन फाइंड बोथ ऑफ दीज इन इंडिया अलोंग विथ एनीमिया। ये दोनों मिला करके एक बहुत प्रॉब्लमैटिक डिजीज का सीन क्रिएट कर देते हैं, एंड दे आर बोथ एसोसिएटेड विथ पॉवर्टी एंड पुअर डाइट। सो विद दिस आई थिंक, हाँ, ये टॉपिक आज का खत्म हो जाता है हमारा। इसमें हमने दो टॉपिक कवर किया आज, फूड, उसके सोर्सेस देखे एंड फूड के कंपोनेंट्स देखे। विद इन कंपोनेंट्स वी आल्सो सॉ कि उनके डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है और उनका क्या क्या रोल है। तो आज का टॉपिक सबको समझ में आया? एवरीवन? ओके, किसी को कुछ ऐड करना है तो यू कैन ऐड। क्वाशियरकर और मेरास्मस, इनको डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्वाशियरकर का बस एक स्ट्राइकिंग फीचर है, पॉट बेली, जस्ट रिमेम्बर दैट। ओके, so thank you all.